हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे जो सबसे ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था वो था हाइड्रोथेरेपी का। हाइड्रोथेरेपी सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी और ये उस सीरीज का 4th पार्ट है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स, एडवर्स इफेक्ट एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब बिना देर किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्रिकॉशंस ऑफ हाइड्रोथेरेपी। अब देखो, जब भी हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो हमें वो लिस्ट डाउन कर लेने होते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को हम हाइड्रोथेरेपी दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। उसके बाद एक चीज़ आती है जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की होती है, वो होते हैं प्रिकॉशंस। किसी भी ट्रीटमेंट को जब आप दे रहे होते हो पेशेंट को, इनफैक्ट हाइड्रोथेरेपी की बात नहीं कर रही, इन जनरल में मैं बता रही हूँ, प्रिकॉशंस आपको सबसे पहले देखने चाहिए और नोटिस करने चाहिए, क्योंकि यही एक वो चीज़ है सबसे पहले हम स्किप कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं हाइड्रोथेरेपी की। तो हाइड्रोथेरेपी में आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सारे प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको देखना है वो है फियर ऑफ वाटर। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि पूल में जाते हुए या फिर हाइड्रोथेरेपी जब हम कहते हैं कि हम आपको वाटर में एक्सरसाइज कराएंगे तो वो लोग बहुत डर जाते हैं, ठीक है, मतलब वो नहीं कर पाएंगे वाटर में एक्सरसाइजेस। तो आप पहले उनको काउंसिल करोगे कि नहीं, ये आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो पाओगे, ठीक है, मतलब आप उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का जो फियर लेवल है वो कम नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या फिर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं वाटर में जा पाऊंगा और एक्सरसाइजेस कर पाऊंगा, तो आप पेशेंट को ज़्यादा पीछे मत पड़ना, आप हाइड्रोथेरेपी स्किप कर दो, उसको कोई और ट्रीटमेंट दो, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट दो, हाइड्रोथेरेपी मत देना। बट अगर किसी पेशेंट को फियर ऑफ वाटर है तो सबसे पहले उसे काउंसिल करो। काउंसिल करने से बात बन जाती है, देन यू विल टेक दैट पेशेंट टू हाइड्रोथेरेपी। कि अगर आपने पेशेंट को काउंसिल किया और उसके बाद भी पेशेंट नहीं माना, फिर भी आप उसको हाइड्रोथेरेपी पे ले गए ना, तो आप पेशेंट को बेनिफिट करने की बजाय ना उसकी जो कंडीशन है उसको बहुत वर्स कर दोगे। इसलिए बेटर है कि आप दूसरा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए डिजाइन करो। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। अब देखो, न्यूरो की बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें पेशेंट का जो बैलेंस है, सेंसेशंस है, वो अफेक्टेड रहती है, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वहाँ पे। ऑर्थो में भी होती है, बट ऑर्थो में इतना नहीं होता जितना आपको न्यूरो में देखने को मिलता है। जैसे अटैक्सिक पेशेंट्स है, ठीक है, उनका जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। और अगर आप उन्हें हाइड्रोथेरेपी करवाने लेके जा रहे हो किसी पूल के अंदर, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, मतलब जो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करोगे ना, उससे भी ज्यादा आपको सेफ्टी इनके साथ यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना पेशेंट का जो बैलेंस है वो कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है। हो सकता है कि जो उनकी सेंसेशंस है वहां पे उनको वाटर का टेम्परेचर ही उनको पता ना लग पाए, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और न्यूरोलॉजी के केसेस में भी सबसे ज्यादा जो एमएस के पेशेंट्स होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है, उसमें भी जो वाटर का टेम्परेचर है वो आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे आप वाटर के अंदर इमर्स होते हो तो जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आपकी बॉडी सरफेस पे लगना चालू हो जाता है, और ये जब आपकी प्रेशर लगना चालू होता है ना तो ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए जो आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक है वो लैंड पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाई? बिकॉज वाटर में यू हैव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप उसको चाह के भी हटा नहीं सकते हो, और लैंड में एज सच प्रेशर कोई नहीं होता जो डायरेक्टली आपकी चेस्ट वॉल को अफेक्ट करता है। इसीलिए किसी भी पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो आप उसको पहले सारा असेसमेंट, सारा चेक लिस्ट आपको टिक मार्क करनी पड़ेगी कि हाँ, इस पेशेंट को मैं ले जा सकता हूँ विद प्रिकॉशंस। और उसमें आपको प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे, आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, आप अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज इस पेशेंट के लिए सही है और इसी कंडीशन को इंप्रूव ही करेगी रादर देन डिग्रेडिंग इट। नेक्स्ट इज कार्डियक डिसफंक्शन। तो जिन भी पेशेंट्स को हार्ट या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी और प्रिकॉशन देना पड़ेगा। देन इज द स्मॉल वुंड्स या ओपन वुंड्स। तो इनको आप एक ड्रेसिंग से कवर कर सकते हो और फिर आप फ्रीली आप हाइड्रोथेरेपी करवा सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। अभी तक हमने यही पढ़ा था, देखो कि हाइड्रोथेरेपी से ना बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है, बॉयंसी आ जाती है, ग्रेविटी का इफेक्ट चला जाता है, जॉइंट्स पे जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, जो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी इसके बारे में। पर हाइड्रोथेरेपी के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं और ये भी आपको पता होने चाहिए।
सो कुछ इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन डाउन किया, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो अब इन सारे इफेक्ट्स के बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक स्लाइड में पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो आता है, जो बहुत ऑब्वियस है, दैट इज ड्राउनिंग, यानी कि डूब जाना। पेशेंट जो होते हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है। अब इसमें गलती चाहे पेशेंट की खुद की हो, बट ब्लेम हमेशा थेरेपिस्ट के ऊपर ही आएगा, बिकॉज आप उनको हाइड्रोथेरेपी करवा रहे हो, ठीक है। इसलिए जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो आपको जरूर लेने चाहिए, बिकॉज एंड में ब्लेम विल कम ओवर यू। सो उस ब्लेम से बचने के लिए आपको पूरा सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि मेरी साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप पेशेंट का भी नुकसान कर रहे हो, सो वो एक एथिकल रीजन भी, आपकी खुद की कॉन्साइंस भी उस चीज को नहीं मानेगी, है ना। सो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है वो डूबे ना। अब जो अमेरिकन रेड क्रॉस है उसने कुछ 3 मेन कॉज बताए हैं कि पेशेंट की ड्रोनिंग क्यों होती है। सबसे पहला तो ये कि आप किसी भी हजार्डस कंडीशन को आप पहचान ही नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं आया कि ये चीज कैसे हो गई मेरे साथ। दूसरा कि अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस भी गए हो तो आप उसमें से निकल के नहीं आ पा रहे हो, ऑब्वियसली तभी तो पेशेंट डूबेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड होता है, कि जो हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं उनका पेशेंट को या थेरेपिस्ट को यूज़ करना ही नहीं आता। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जब भी हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसे यही सिखाना चाहिए कि अगर बाय चांस ऐसा हो कि आप डूब रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है जिससे आप नहीं डूबोगे। तो ये आपको सबसे पहले उसे इंस्ट्रक्ट कर देना है। नेक्स्ट इज बर्न, फटीग एंड ब्लीडिंग। अब ये सुन के बहुत ऑड लग रहा होगा कि भाई हाइड्रोथेरेपी है तो हम तो पानी का इस्तेमाल करें, तो उसमें बर्न, फेंट, फटीग, मतलब ये सारी टर्म्स कैसे आ जाएंगी, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट हाइड्रोथेरेपी में ना देखो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ नॉर्मल वाटर या नॉर्मल टेम्परेचर में ही हाइड्रोथेरेपी देते हैं। डिफरेंट पेशेंट की नीड्स के हिसाब से हमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो चेंज करना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वाटर यूज़ करते हो फॉर गिविंग हाइड्रोथेरेपी टू योर पेशेंट्स, सो देयर माइट भी चांसेस कि पेशेंट को ना सुपरफिशियल थर्मोस्टैटिक बर्न्स हो जाए। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर का टेम्परेचर आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल एक्ट होना चाहिए। सो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, बहुत बेसिक सी एक चीज करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप हर जगह थर्मोमीटर लगा के नहीं दे सकते, है ना। आपको खुद से भी इस चीज की सेंस होनी चाहिए। हर बार आपके हाथ में थर्मोमीटर नहीं होगा कि हाँ भाई गए पूल में नापा कितना टेम्परेचर है, हो गया। होता है तो अच्छी बात है, बट आप क्या करोगे, हमेशा अपना हाथ डिप करके देखोगे। इफ यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ भाई टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल है, इस पेशेंट के हिसाब से ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, तो ही आप पेशेंट को इमर्स करोगे। और जब आप पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी के लिए लेके आ रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि पेशेंट का हाथ भी उसके अंदर दबवा के देखना है कि पेशेंट को भी वो चीज कंफर्टेबल फील हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद ही आप उसको पूरा पूल के अंदर लेके जाना। यूजुअली जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें हम हॉट वाटर का इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, अवॉइड करने की ही कोशिश करते हैं। अब देखो, जब भी हम पेशेंट को हॉट वाटर के अंदर इमर्स करते हैं ना, तो जो हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी उनका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको फेंटिंग या डिजीनेस, चक्कर आना, ये सारी कंप्लेंट्स पेशेंट करता है। इसलिए हम हॉट वाटर को इसलिए भी अवॉइड करते हैं। और अगर बाय चांस मान लो कि हमें पेशेंट को हॉट वाटर में ही ट्रीट करना पड़ता है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम उसको नॉर्मल या फिर कोल्ड वाटर में ट्रीट नहीं कर सकते, तो जो पेशेंट का पार्ट अफेक्टेड है ना, सिर्फ उतना ही पार्ट हम इमर्स करते हैं पूल के अंदर। ऐसा कि पेशेंट को पूरा भाई तू आजा पूल के अंदर आके बैठ जा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो जितना हिस्सा उसका इफेक्टेड है सिर्फ उसी पार्ट को हमें वाटर के अंदर इमर्स करना है। नेक्स्ट इज हाइपोनेट्रेमिया। अब हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है कि जो आपकी बॉडी से जो सोडियम है वो कम होता जा रहा है। अगर आपकी बॉडी से सोडियम कम होगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। सबसे पहला पेशेंट कंप्लेन करेगा चक्कर आ रहे हैं, मेरे से हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे पानी के अंदर, मुझसे एक्सरसाइजेस नहीं हो रही, बेसिक कंप्लेन होगी। तो हो सकता है कि पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया हो रहा हो। अब ये कब होगा, अगर पेशेंट को बहुत बड़ा वुंड है कहीं पे, वहां से अगर आपने उस साइड को कवर अच्छे से नहीं किया, ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करी है, तो वहां से पेशेंट का जो सोडियम है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो यूजुअली क्या होता है ना कि मैंने आपको जैसे बताया, वुंड ज़्यादा बड़ा होगा और आपने उसको ढंग से अगर कवर नहीं किया है, ड्रेसिंग नहीं करी है, तो वो जो सॉल्ट है, जो सोडियम है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो वाटर है, जो आप हाइड्रोथेरेपी में वाटर यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा ना सॉल्ट ऐड कर सकते हो। नॉर्मल जो टाटा का नमक आता है वो आपको उसके अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा ना, जो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का कहता है कि मूवमेंट कहाँ होगी, हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में होगी। अब हमने वाटर का कंसेंट्रेशन सोडियम में पहले इतना बढ़ा दिया कि वो जो ऑस्मोसिस वाली मूवमेंट हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी, तो ये हाइपोनेट्रेमिया वाली प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी।
नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन। अब देखो हमें पता है कि अगर हम वाटर की अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं या फिर कोई भी ऐसा इशू होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है ना, पेशेंट की जो कंडीशन है वो और भी खराब हो सकती है। सो इसलिए हमें क्लीनलीनेस के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। यूजुअली इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम नॉन इमर्सिव हाइड्रोथेरेपी ही यूज़ करते हैं। नॉन इमर्सिव मतलब जिसमें हमें पेशेंट को पूरी बॉडी को इमर्स नहीं करना पड़ता, जो स्पेसिफिक पार्ट है जो अफेक्टेड है सिर्फ हम उसी को इमर्स करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रेवेशन ऑफ एडिमा। सो अगर आप हाइड्रोथेरेपी के लिए हॉट वाटर या वार्म वाटर का यूज करते हो ना, तो जो आपका जो स्वेलिंग है या जो एडिमा है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी पे सूजन आ रही होती है, स्वेलिंग आ रही होती है, तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप उसके ऊपर कोल्ड पैक लगाइए। सूजन के ऊपर, स्वेलिंग के ऊपर कभी भी हॉट वाटर थेरेपी या हॉट वाटर बाथ या फिर हाइड्रोथेरेपी जो कि हॉट वाटर में दी गई हो वो नहीं देनी चाहिए। उससे जो आपकी स्वेलिंग है, जो एडिमा है, वो और एग्रेवेट ही होगा। सो इसलिए ये ब्लंडर मिस्टेक हाइड्रोथेरेपी ही नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में भी मत करना। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, जब भी आपको किसी बॉडी के पार्ट पे एडिमा या स्वेलिंग दिखाई देती है तो आपको उस पार्ट को पहले एलिवेट करना है और वहां पे आपको कोल्ड थेरेपी देनी है रादर देन दी हॉट या वार्म थेरेपी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन दी सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी पूल के आसपास बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेशेंट की अगर हिस्ट्री है, उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या फिर उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सो आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉशियस होकर काम करना होता है। यूजुअली स्टडीज के अंदर क्या देखा गया है कि जो क्लोरिनेटेड पूल्स होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, जब आप पेशेंट को उसके अंदर हाइड्रोथेरेपी देते हो तो जो पेशेंट का फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है, दैट इज FEV, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो अस्थमा या जो ब्रीदिंग सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज सेफ्टी ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी। अब हमने प्रिकॉशंस की बात कर ली, एडवर्स इफेक्ट की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, जो कि हमने ड्रॉनिंग वाले पार्ट में पढ़े थे, हमें पेशेंट को भी सिखाने होते हैं। वो क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो हमें एज अ थेरेपिस्ट भी लेने चाहिए। सो आपका जो हाइड्रोथेरेपी यूनिट है, एटलीस्ट वीक में 2 बार उसकी जो क्लीनिंग है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी पूल के आसपास की सरफेस है वो बिल्कुल स्लिप रेजिस्टेंट होनी चाहिए एंड ड्राई होनी चाहिए। उसके अलावा लाइफ प्रिजर्व शुड बी रेडिली अवेलेबल, यानी कि जो CPR सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द स्पेशल इक्विपमेंट विच वी यूज ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी। अब देखो क्या होता है ना, जब हम लैंड पे एक्सरसाइजेस कराते हैं तो हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे डंबल्स हो गया, थेराबैंड्स हो गया, ठीक है, वॉबल बोर्ड हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हम इनकलकेट करते हैं अपने ट्रीटमेंट के अंदर। ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं जब हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी करवा रहे होते हैं, और वहां पे उन इक्विपमेंट्स का जिनको हम एक्वेटिक इक्विपमेंट्स कहते हैं उनका यूज करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट की हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना पेशेंट को, उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पेशेंट को सपोर्ट भी दे सकते हैं और पेशेंट के अगेंस्ट भी उसका यूज कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ एक्वेटिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान यूज करते हैं व्हाइल गिविंग हाइड्रोथेरेपी। सो अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं कि ये होते क्या है, उनका यूज हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले आते हैं हमारे स्विम बार्स। सो बेसिकली ये क्या होते हैं ना, ये डंबल्स होते हैं जो डिफरेंट लेंथ में आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। यूजुअली ये हमारी बॉडी को ना सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द किक बोर्ड्स। अब ये ना बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टूल होते हैं, इनका यूज करके आप पेशेंट की जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है ना उसको बहुत तरीके से वैरी कर सकते हो। नेक्स्ट कम द कॉलर रिंग, बेल्ट एंड वेस्ट। अब ये कौन सी डिवाइसेस होती है ना, ये ऐसी डिवाइसेस होती है जो हमारे वाटर के अंदर ना हमारे बॉडी पार्ट्स को असिस्ट करती है, यानी कि उनको सहारा देती है। सो इनमें आते हैं 3 चीजें, कॉलर रिंग्स हो गया, वेस्ट हो गया और बेल्ट हो गया। सो कॉलर रिंग आपको पता है कि आपके नेक के आसपास लग जाएगा और वो आपकी नेक को सपोर्ट करेगा। उसके अलावा जो आपके वेस्ट है और बेल्ट है वो आपकी नीचे की पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि असिस्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लव्स एंड हैंड पैडल्स। सो ये क्या होती है ना, ये रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो इनका यूज करके जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है उसको हम पेशेंट के लिए और भी चैलेंजिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द फिन्स एंड हाइड्रोटोन। अब आपने पढ़ा होगा जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, हाइड्रोथेरेपी के फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो हमने सरफेस एरिया के बारे में बात करी थी। सो ये फिन्स जब हम अपने पैरों में बांधते हैं, यानी कि एक्सट्रीमिटी में बांधते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी में बांधते हैं, सो इससे क्या होता है ना, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि जो सर्फेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये भी एक तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है ना उसमें यूजफुल होते हैं। ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हाइड्रोथेरेपी सीरीज का एक लास्ट पार्ट बचा है, उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशन टेक्निक्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी एंड देयर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना।